प्यारे बच्चों, मैं संदीप सारण आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारण पर। प्यारे बच्चों, आज मैं इडियम्स और फ्रेजेज़ क्लास 16th 16वीं क्लास के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने 15 क्लासेस इडियम्स और फ्रेजेज़ की मैं बना चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में एनडीए का पेपर होना है 3 सितंबर का, उसके लिए सीडीएस के पेपर के लिए और प्यारे बच्चों अभी जो ग्रुप सी और डी के जो सीटी मेंस होना है, जो एचएसएससी में जो क्वेश्चन आने हैं, उनके लिए भी इडियम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इडियम्स और फ्रेजेज़ को हिंदी में कहा जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आज की क्लास में मैं 20 इडियम्स आपको डिस्कस करवाऊँगा, 20 मुहावरे हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इडियम आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से बताइए भाई, क्या मतलब होगा इसका? बनाइए ज़रा। डिग द ग्रेव क्या होता है? डिग द ग्रेव का मतलब होता है प्यारे बच्चों कब्र खोदना। और डिग द ग्रेव अपनी कब्र खोदने को कहा जाता है अपना नुकसान कर लेना। डिग द ग्रेव को एक्चुअली बोला जाता है टू डिस्ट्रॉय। टू डिस्ट्रॉय, ठीक है? कोई चीज डिस्ट्रॉय कर देना प्यारे बच्चों डिग द ग्रेव होता है। क्या होता है? डिग द ग्रेव। कहानी समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखूं। जैसे मैं कहूं बाय टेकिंग बाय टेकिंग bribe from by taking bribe from gullible man by taking bribe from gullible man men gullible man dug he dug the grave he dug the grave of his reputation of his reputation स्टूडेंट भोले भाले लोगों से रिश्वत लेकर के उस बंदे ने अपनी रेपुटेशन की कब्र खोद ली। मतलब अपनी रेपुटेशन का नुकसान कर लिया, अपनी रेपुटेशन अपने नाम को बर्बाद कर लिया। डग द ग्रेव का मतलब होता है बर्बाद कर देना, सॉरी डिग द ग्रेव। कब्र खोद देना किसी चीज की, किसी चीज को क्या कर देना? बर्बाद कर देना होता है। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? पेपर में इडियम आएगा डिग द ग्रेव और आंसर क्या होगा? टू डिस्ट्रॉय। किसी चीज को क्या कर देना प्यारे बच्चों? किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। क्या भाई, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। ड्रा अ लॉन्ग बो। ड्रा अ लॉन्ग बो क्या मतलब होगा भाई? ड्रा अ लॉन्ग बो का इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों टू एक्स एग्रेट। एक्सग्रेट वर्ड सुना आपने? टू एक्सग्रेट या एक्सग्रेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों बढ़ा चढ़ा करके बातें करना। ए EXAGGERAT बढ़ा चढ़ा करके बातें करना होता है ड्रा अ लॉन्ग बो। बहुत लंबा धनुष बना लेना, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें किसी के लिए फेंकना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं इन कॉलिंग जो बाइडन the greatest prime minister of the greatest president of America, Mr. Modi drew a long bow. जो बाइडन को अमेरिका का सबसे महान और सबसे अच्छा राष्ट्रपति बताते हुए मिस्टर मोदी ड्रू अ लॉन्ग बो, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा धनुष तान दिया भाई ऐसे। इसका मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री ने बोली अब जब वो अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे। इसका मतलब होता है किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें बोलना। ड्रा अ लॉन्ग बो याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। बहुत अच्छे से समझ लें सारी चीजें। जो एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ये लिख लेने जैसा मैं बोल रहा हूँ। इन कॉलिंग जो बाइडन द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मिस्टर मोदी ड्रू अ लॉन्ग बो। ठीक है भाई, उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मोदी साहब ने। थर्ड है काफी इंपॉर्टेंट इडियम है डाई इन हार्नेस। प्यारे बच्चों डाई इन हार्नेस का मतलब होता है किसी बंदे का अपनी ड्यूटी या फिर अपनी सर्विस के दौरान मौत हो जाना, वो डाई इन हार्नेस कहलाता है। ठीक है, डाई ड्यूरिंग ड्यूटी या फिर मतलब होगा टू डाई
while in service, dial while in, सॉरी, टू डाई while in सर्विस, ठीक है। जब सर्विस पे होता है कोई बंदा, अपनी ड्यूटी पे होता है, और उस टाइम अगर उसकी डेथ या मौत हो जाती है, उसे डाई इन हार्नेस कहा जाता है। मैं कहूँ पुलिसमैन डाइड इन हार्नेस, मतलब एक पुलिस वाले की मौत उसकी ड्यूटी के दौरान ही होगी, उसकी सर्विस के दौरान ही होगी, वो होता है डाई इन हार्नेस। काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। आगे बढ़े। इसकी पूरी पीडीएफ आज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। इंग्लिश बाय संदीप सांड के नाम से मेरा टेलीग्राम ऐप है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डच करेज, डच डच करेज क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो डच लोग हैं वो प्यारे बच्चों शराब पीने के बाद में बहुत हौसले में आ जाते हैं, बहुत हिम्मत में आ जाते हैं। यहाँ पे हरियाणा में भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है, ठीक है। शराब 10 रुपए की पीते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद में 1 लाख रुपए के आदमी बन जाते हैं। वो डच करेज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डच करेज। 10 रुपए की शराब अंदर जाते ही मोदी साहब को फोन करते हैं, और मोदी साहब को फोन हर हाल में उठाना पड़ता है। जब हरियाणा का आदमी शराब पी के कॉल करेगा तो मोदी साहब को कॉल पिक करनी ही पड़ेगी भाई। स्टूडेंट, डच करेज को कहा जाता है कि ऐसा करेज जो प्यारे बच्चों एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस से आता है, ठीक है। करेज, इसका मतलब होगा करेज ड्यू टू एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट, शराब पीने के बाद में जो आदमी के अंदर जो हिम्मत आती है उसे इंग्लिश में डच करेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच करेज बोला जाता है इसे। शराब पीने के बाद में जो आपका हिम्मत और हौसला होता है, ठीक है ना। कभी देखना, ऐसे सीन बहुत होते हैं हरियाणा में गलियों में, ठीक है, डच करेज वाले, तो उसे डच करेज बोला जाता है भाई, याद रखना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ ड्रंकर्ड्स ऑफन शो अ डच करेज, ठीक है ना। शराब पीने वाले अक्सर डच करेज दिखाते हैं ना। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 2 मिनट में ऐसा कर दूं, 3 मिनट में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक मिनट के अंदर वो देश की सरकार को बदल देते हैं, जिनके अंदर डच करेज होता है, ठीक है ना। शराब पीने के बाद जब हौसला आता है तो रातों रात बीजेपी की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है। कभी कांग्रेस की सरकार गिर जाती है तो बीजेपी की बन जाती है। वो डच करेज से होता है, 2 मिनट में काम हो गया, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, होने को कुछ होता नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये शराब पी करके हौसला जो दिखाते हो, ऐसा नहीं दिखाना है आपको। चलिए, डैड ब्रोक, प्यारे बच्चों, डैड ब्रोक एक ऐसा पर्सन होता है जो पीनीलेस होता है, ठीक है ना। मतलब जो पीनीलेस पर्सन बोला जा सकता है, जो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ठीक है। PENNILESS, अ पीनीलेस पर्सन, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ड्यू टू हिज reckless, due to his reckless spending, due to his reckless spendings, nowadays he become a dead broke, ऐसा बोला जा सकता है। ड्यू टू हिज रेकलेस स्पेंडिंग्स, मतलब उसने जो अंधाधुंध तरीके से खर्च किया, उसकी वजह से आज वो बंदा क्या बन गया है? नाउअडेज ही इज अ डेड ब्रोक। वो आजकल पीनीलेस हो गया है, दिवालिया हो गया है, कंगाल हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। सिक्स आ गया डाउन एंड आउट। प्यारे बच्चों, डाउन एंड आउट का भी सेम यही मीनिंग है। डाउन एंड आउट का मतलब भी होता है एक्चुअली थोड़ा पुअर एंड रूइंड। पुअर एंड RUINED। स्टूडेंट, एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा गरीब है और बिल्कुल सब कुछ इसका बर्बाद हो चुका है, उसे डाउन एंड आउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन एंड आउट। ही इज नाउअडेज डाउन एंड आउट। इसका मतलब वो क्या है? गरीब है और क्या हो चुका है प्यारे बच्चों? रूइन, बिल्कुल पूर्णतः बर्बाद हो चुका है। स्टूडेंट, एक एजुकेशन, एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको बर्बाद होने से, कंगाल होने से और गरीब होने से बचा सकती है। हिंदुस्तान के अंदर गरीबी को हटाने के लिए कानून बनाना इतना कारगर साबित नहीं होगा, जितना गरीब, असहाय और अनपढ़ लोगों को अगर पढ़ाया जाएगा तो गरीबी हटाई जा सकती है। गरीबी को हटाने के लिए कोई बहुत बड़ा कानून और बहुत बड़ा नियम बनाने की जरूरत नहीं है। समाज और लोग अगर एजुकेटेड और शिक्षित होंगे तो प्यारे बच्चों, गरीबी इस समाज से दूर चली जाएगी। लोगों के पैसे बांटने से और लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाने से कभी गरीबी दूर नहीं होगी। वो सिर्फ आपके तन की गरीबी दूर हो सकती है प्यारे बच्चों, धन की गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन मन की गरीबी को अगर हटाना है तो आपको हर हाल में शिक्षित बनना होगा, हर हाल में आपको एजुकेटेड बनना होगा, सोशल बनना होगा और लोगों के साथ हमदर्दी शेयर करनी होगी। आज जब हमारा पूरा प्रदेश, हमारा देश जो है, आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कुछ यूपी के जो स्थान हैं, वो आज बाढ़ से ग्रस्त हैं, ठीक है। जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे गरीब लोगों के हालात और किसानों के हालात
बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे केसेस में सरकार से कम उम्मीद रखिए, बल्कि इंसानों से, आम लोगों से ज़्यादा उम्मीद रखिए। अगर इंसानियत ज़िंदा रही, तो सरकारें बनती रहेंगी। प्यारे बच्चों, जिस दिन इंसानियत खत्म हो गई, उस दिन सरकारें सारी बिगड़ जाएँगी प्यारे बच्चों। ये सब कुछ इंसानियत का गेम है। ऊपर वाला देख रहा है आज कौन किसकी मदद कर रहा है और कौन किसके मज़े ले रहा है। ये सारा रिकॉर्ड एक दिन परमात्मा के पास जाना है, एक दिन भगवान के पास जाना है। तो प्यारे बच्चों, बी ह्यूमन, इंसान बने रहिए, हैवान मत बनिए और एक दूसरे का कोऑपरेट कीजिए इस मुसीबत की घड़ी के अंदर। ओके? आगे बढ़ते हैं। ड्रैकोनियन लॉ, प्यारे बच्चों, ड्रैकोनियन लॉ को कहा जाता है एन एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। क्या कहा जाता है? एन एक्सट्रीमली एन एक्सट्रीमली SEVERE सीवियर लॉ। प्यारे बच्चों, एक बहुत कठोर कानून और बहुत कड़ा कानून बोला जाता है। इंग्लिश में एक मुहावरा आता है, ड्रैकोनियन लॉ। बहुत कड़ा और बहुत कठिन कानून को ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। आपके सामने एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। इन 1975 इंदिरा गांधी इम्पोज्ड ड्रैकोनियन लॉ टू द अपोजिशन। विपक्ष वालों के लिए इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर ड्रैकोनियन लॉ को इम्पोज कर दिया गया था। उसे इतिहास के पन्नों में इमरजेंसी का नाम दिया गया था और ब्लैक डे, काला दिन भी उसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी अपनी हार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इंडिया के अंदर आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है आज भी। और कुछ ऐसे फैसले रहे, उन्हीं में से एक फैसला था प्यारे बच्चों, ड्रैकोनियन लॉ, जो काफ़ी पेनफुल रहा इंडियन हिस्ट्री के लिए। और उस टाइम जो लोग थे उनके लिए काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी मुसीबत भरा पल था। लगभग लगभग 2 साल के आसपास इमरजेंसी इंडिया के अंदर इम्पोज रही इंदिरा गांधी के वक्त। ठीक है स्टूडेंट, हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसने बहुत ज़्यादा मुसीबत, बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा ओड सिचुएशंस को फेस किया है। 1947 के बाद 2023 तक, फॉर द लास्ट 75 ईयर्स, लगभग पिछले 75 सालों के अंदर भारत ने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया है। इसमें इमरजेंसी हो, इंडिया चाइना का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, 1992 के दंगे हों, 1984 के एंटी सिख रियोट्स, सिख विरोधी दंगे हों, हिंदुस्तान 1947 के अंदर जब पार्टीशन हुआ इंडिया का भारत और पाकिस्तान के बीच, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा दंगे हमें फेस करने पड़े थे। तो भारत हर बार विनाश, तबाह होकर के विकास तक पहुँचा है। और प्यारे बच्चों, इस खूबसूरत से देश को, इस छोटे से देश को, इतने बहुत बढ़िया देश को, ठीक है, इतने खूबसूरत और इतने बढ़िया देश को, ठीक है, हिंदुस्तान को अमन और चैन के साथ हमें जीना है प्यारे बच्चों। इन दंगों और इन तबाही और इन खतरों से बहुत दूर हमें रहना है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के ये 4 सिपाही, ये ऐसी बातें हमें जन-जन तक पहुँचानी है। इन दंगों से, हिंदू, मुस्लिम से, धर्म और की जो राजनीति हो रही है, जाति और धर्म की, इससे हमें बहुत दूर रहना होगा। अगर सही मायनों में आप शिक्षित हो, तो आप धर्म और रंग भेद की ये जो राजनीति है जाति और धर्म के नाम पे, इससे आपको दूर रहना होगा और दूसरे लोगों को भी दूर करना होगा प्यारे बच्चों। यहीं सही मायनों में आपकी आपकी एजुकेशन होगी, आपकी शिक्षा होगी। नौकरी पाने के लिए पढ़ना प्यारे बच्चों आपको शिक्षित नहीं बना सकता है, याद रखना इस चीज़ को। वो अलग बात है कि हम नौकरी लोगों को या फिर बच्चों को लगवाने के लिए कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक नौकरी आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती है। प्यारे बच्चों, याद रखना, शिक्षित होना आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, एक नौकरी आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती है। तो शिक्षित होना पहले ज़रूरी है, नौकरी फिर अपने आप आपके पास आ जाएगी। चलिए, ड्रैकोनियन लॉ मैंने बता दिया, एन एक्सट्रीमली सीवियर लॉ 1975 में इंदिरा गांधी ने इम्पोज कर दिया था इंडिया के अंदर। क्या? ड्रैकोनियन लॉ। पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगा दी गई थी। आइए 7th पे, डाई हार्ड। प्यारे बच्चों, डाई हार्ड का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो परसिस्टेंट रहता है अपने स्ट्रगल के अंदर। परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, परसिस्टेंट इन STRUGGLE, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, अपने संघर्ष के अंदर जो अटल रहता है, ठीक है ना, जो हमेशा सीना ताने मुसीबतों का सामना करता है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, वो पर्सन क्या है? वो पर्सन है डाई हार्ड। मैं कहूँ ही इज अ डाई हार्ड पर्सन एंड ही विल नेवर, मैं कह दूं कि आपका सरेंडर अगेंस्ट एनी ओड सर्कमस्टांसेस। वो एक ऐसा बंदा है जो कभी सरेंडर नहीं करेगा ओड सर्कमस्टांसेस के सामने, क्योंकि वो क्या है? एक डाई हार्ड पर्सन है, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल में लगा हुआ है। क्वेश्चन, डंप स्क्विब को प्यारे बच्चों एक गीला पटाखा कहा जाता है। गीला पटाखा मतलब, कई बार आप कहते हो ना जले हुए कारतूस, या फिर सॉरी चले हुए कारतूस बोलते हैं ना, ये चले हुआ कारतूस है भाई, क्या करेगा? गीला पटाखा होता है वो आपको कभी सफलता दिला ही नहीं सकता। प्यारे बच्चों, कंप्लीट फेलियर। अ डंप स्क्विब का मतलब होता है अ कंप्लीट
कंप्लीट फेलियर। ठीक है, पूर्णतः फेलियर हो जाना, पूर्णतः असफलता हाथ लगना क्या होता है? अ डंप स्क्रीप होता है। ठीक है, जो 1857 की क्रांति थी प्यारे बच्चों, द 1857 रिवॉल्यूशन हैव शोन अ डंप स्क्रीप ऑफ इंडियंस। ठीक है, भारतीयों की एक बहुत बड़ी असफलता को 1857 की क्रांति माना जाता है। माना जाता है प्यारे बच्चों की 90 साल पहले हिंदुस्तान आजाद हो जाता 1857 के अंदर ही, और हम फिर आजाद हुए 1947 1947 में। हमारे अंदर के लोगों ने हमारे साथ बगावत की और हमारी कुछ बातें अंग्रेज लोगों के सामने लीक करते रहे, वहां तक पहुंचाते रहे। और स्टूडेंट, इसी बेईमानी के चलते, इसी डिसलॉयलिटी के चलते हिंदुस्तान 90 साल के बाद आजाद हुआ। सबसे ज्यादा अगर परेशान हिंदुस्तान को किया है तो प्यारे बच्चों हमारे अंदर रहने वाले लोगों ने किया है। बाहर के लोगों से, बाहर के लोगों से हम इतने ज्यादा बर्बाद नहीं हुए जितने हमारे अंदर रह करके हमारे लोगों ने हमारे मिशन को, 1857 जो रिवॉल्यूशन था उसको असफल बना दिया। वो इंडिया के लिए अपने आप में क्या था? अ डंप स्क्रीप था प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी असफलता हमारे लिए थी, वो हमारा कंप्लीट फेलियर था। डेज ऑफ रेकॉर्डिंग, प्यारे बच्चों डेज ऑफ रेकॉर्डिंग होता है टाइम टू आंसर वंस एक्शंस। क्या होता है? टाइम टू आंसर वंस एक्शंस। प्यारे बच्चों, अपने एक्शंस का, अपने कामों से अब वक्त आ गया कि आप अपने एक्शन से दूसरे बंदे को जवाब दें, आप उसे आंसर करें। ठीक है, डेज ऑफ रेकॉर्डिंग को स्टूडेंट क्यामत का दिन भी कहा जाता है, प्रलय का दिन भी होता है, डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। ठीक है ना? ये जितने गैंगस्टर्स हैं प्यारे बच्चों, हरियाणा पंजाब यूपी के अंदर खासतौर से, इन्हें एक दिन डेज ऑफ रेकॉर्डिंग, क्यामत के दिन का सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये जो गैंगस्टर्स की जो दुनिया है, गैंगस्टर्स की जो लाइफ है, ये ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं होती है। आज के युवा नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, नशे के अंदर अपने आप को झोंक रहे हैं, और फिर ये नशा आपको धीरे धीरे गैंगस्टर्स या फिर गलत कामों की तरफ धकेल रहा है। तो स्टूडेंट, इस नशे से बचिए और अपने आप को सही दिशा में लेकर के जाइए। एक अच्छा नागरिक एक अच्छा देश बना सकता है स्टूडेंट, एक गैंगस्टर देश को सिर्फ बिगाड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये जवानी जो है ये देश के काम आनी चाहिए। ये जवानी किसी नुकसान और तबाही के काम ना आए, ये जवानी इंसानियत और देश के काम आनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो डेज ऑफ रेकॉर्डिंग होता क्यामत का दिन, टाइम टू आंसर वंस एक्शंस। ठीक है, जैसे मैं कह दूं इट्स डेज ऑफ रेकॉर्डिंग, इंडिया मस्ट आंसर टू पाकिस्तान। ये डेज ऑफ रेकॉर्डिंग है, क्यामत के दिन है, भारत को जरूर पाकिस्तान को आंसर करना चाहिए उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों मुंह लटका लेना, और मुंह लटका लेने का मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास हो जाना। ठीक है, डाउन इन द माउथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिसअपॉइंटेड। ठीक है, या फिर बोला जा सकता है मोरोज, MOROSE। ठीक है, डाउन इन द माउथ। ठीक है, मोरोज या फिर क्या होता है? डिसअपॉइंटेड, या फिर क्या हो जाता है? मोरोज हो जाता है, उदास इसका मतलब होता है, मुंह लटका लेना। डॉग इन द मंजर, प्यारे बच्चों डॉग इन द मंजर को कहा जाता है कबाब में हड्डी बनना। एक ऐसा पर्सन जो आपको कोई चीज एंजॉय करने से रोक दे, वो डॉग इन द मंजर होता है। लिखना, अ पर्सन हु prevents you from enjoying something what he what he can't do himself। स्टूडेंट, एक ऐसी चीज जिसे बंदा खुद इंजॉय नहीं कर सकता और दूसरों को भी इंजॉय नहीं कर देता, उसे कबाब में हड्डी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में डॉग इन द मंजर बोला जाता है। ठीक है, और डॉग इन द मंजर का मतलब होता है कबाब में हड्डी बनना, कोई काम खुद भी नहीं कर रहा और दूसरों को भी नहीं करने दे रहा। याद रखना, ये डॉग इन द क्या होता है? मंजर होता है। 13, ईट हम्बल पाई। फटाफट से बताइए भाई क्या मतलब होगा ईट हम्बल पाई का? गर्मी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट। ईट हम्बल पाई स्टूडेंट, टू फेस या फिर टू एक्सेप्ट, HUMILIATION, टू फेस या फिर एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, शर्मिंदगी का सामना करना होता है ईट हम्बल पाई।
पाकिस्तान हैड टू ईट हम्बल पाई, ठीक है, मैं कहूँ इन द वर्ल्ड कप, ठीक है ना, वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को हम्बल पाई ईट करनी पड़ी अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। मतलब पाकिस्तान हैड टू ईट हम्बल पाई का मतलब पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ी उसकी ह्यूमिलिएशन, उसकी शर्मिंदगी, ठीक है ना, इस टाइप से। ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्दों को खा जाना होता, अपने शब्दों को खा जाना, ईट वंस वर्ड्स। टेक अ स्टेटमेंट बैक, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, टेक अ स्टेटमेंट बैक, किसी स्टेटमेंट को बैक कर लेना, वापस ले लेना, अपनी बोली की बात को, अपने शब्दों को वापस ले लेना होता है ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्दों को खा जाना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। 15 पे आ रहे हैं, एंड इन स्मोक, और एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल, क्या होता है, टू बी अनसक्सेसफुल। एंड इन स्मोक का मतलब होता है असफल हो जाना, नाकामयाब हो जाना। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बोल रहा हूं, इसे समझना। मैं कहूं, एट लास्ट all the efforts of Salman Khan to persuade ऐश्वर्या राय ended in smoke। आखिरकार सारे के सारे प्रयास सलमान खान के ऐश्वर्या राय को मनाने के, सारे के सारे प्रयास ended in smoke हो गए, मतलब धुएं में चले गए, बोले तो व्यर्थ निकल गए। और एट लास्ट अभिषेक बच्चन won the match, और आखिरकार अभिषेक बच्चन ने मैच को जीत लिया और ऐश्वर्या राय के साथ शादी कर ली, और सल्लू मियां आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। वो खैर अलग बात है, वो शादी क्यों नहीं कर रहे, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। कई इंसान शादी ना करने से ज्यादा खुश रहते हैं, ठीक है ना, तो शायद उन्हीं में से एक होंगे सलमान खान। खैर वो अपनी अपनी सोच है भाई। एंडेड इन स्मोक का मतलब क्या हो गया, टू बी अनसक्सेसफुल। एवरी डॉग हैज हिज डॉग नहीं प्यारे बच्चों, हैज हिज डे। इसका पहले मैं मतलब लिखता हूं, गुड फॉर्च्यून कम्स लेटर और सूनर। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर एक कुत्ते का दिन आता है। इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि कुत्ते का भी दिन आता है। कई बार बोलते हैं गधे के भी दिन आते हैं, कुत्तों के भी दिन आते हैं। स्टूडेंट, कहने का मतलब होता है एवरी डॉग हैज हिज डे। ये एक ऐसा इडियम है, ऐसा मुहावरा है जिसका मतलब होता है गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। अच्छी किस्मत, अच्छे दिन कभी जल्दी आ जाते हैं तो कभी बाद में आते हैं। स्टूडेंट, ये भगवान हर किसी को मौका देता है अपने दिन अच्छे करने के लिए, अपने हालात बदलने के लिए। जो बंदा इन मौकों को, ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लेता है, वो आगे बढ़ता है जिंदगी में। और जो बंदे ये मौके गवा देते हैं वो फिर लाइफ में पीछे रह जाते हैं। भगवान हर किसी को मौका देता है अपने दिन, अपनी जिंदगी, अपना बुरा वक्त बदलने का, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। सो इसलिए कहा जाता है एवरी डॉग हैज हिज डे, कुत्ते का भी दिन होता है। मतलब अच्छे दिन हर किसी के आते हैं प्यारे बच्चों, किसी के पहले आ जाते हैं, किसी के बाद में आ जाते हैं। आज जो बच्चे डिस्करेज हो गए हैं, आज जो बच्चे डिमोरलाइज हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसे वैसे, नेवर गिव अप प्यारे बच्चों, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। भगवान ने आपके लिए भी अच्छे दिन बना करके रखे हैं, याद रखना वो दिन भी आएंगे और आपका जरूर सिलेक्शन होगा। जुड़े रहिए इंग्लिश बाय संदीप सारणी यूट्यूब चैनल के साथ। आगे बढ़िए। 17th, एवर एंड एनन, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों आपका, जैसे मैं कहूँ एवर एंड एनन होता है ओकेजनली। ओकेजनली तो नहीं कहा जा सकता, समटाइम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समटाइम्स, कई बार। एवर एंड एनन होता है, जैसे मैं कहूँ समटाइम्स आई गो टू मीट माई फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने कहा समटाइम्स आई गो टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों से मिलने चला जाता हूँ कई बार, समटाइम्स, ठीक है ना। नाउ एंड देन, इसका एक मतलब ये भी होता है, नाउ एंड देन, कई बार, ठीक है, अब भी और पहले भी, नाउ एंड देन, ठीक है ना। समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है। अक्सर बोला जा सकता है ओफन, एवर एंड एनन का मतलब होता है, ठीक है ना। एवर एंड एनन ही मीट्स हिज फ्रेंड, अक्सर या फिर कई बार वो अपने दोस्तों से मिलता रहता है। एंड आई वोश का मतलब होता है प्यारे बच्चों छलावा करना, छल करना, ठीक है, बेवजह का, एक तरीके से मैं कह दूं कि ढोंग रचना होता है। एंड आई वोश, ठीक है, लिख लो, टू शो प्रीटेंस, PRETENC, और प्रीटेंस का मतलब होता है ढोंग या बहाना, कोई बहाना रचना, कोई ढोंग रचना होता है। एंड आई वोश, ठीक है ना,
बेवजह आंखों में आंसू निकाल रखे हैं, वो आई वॉश होता है भाई, ठीक है। तो इससे बचना है आपको। FLESH एंड ब्लड, ठीक है प्यारे बच्चों। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है खून और मांस, और खून और मांस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मतलब होता है किसका? फ्लैश एंड ब्लड का। खून और मांस का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। याद रखोगे? जैसे मैं कह दूं कि आपका, जैसे मैं कहूं द पुअर, जो गरीब लोग हैं प्यारे बच्चों, वो जिन सफरिंग्स का सामना करते हैं वो कहीं ज्यादा पीटिएबल होती है देन फ्लश एंड आपका देन फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है ना। ये जो सफरिंग्स होती है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, sufferings of the poor are much more pitiable, are much more pitiable than a, a flesh and blood. स्टूडेंट, गरीब आदमी की जो सफरिंग्स हैं, उसकी जो मुश्किलें हैं, वो कहीं ज्यादा पीटिएबल, कहीं ज्यादा दयनीय होती है किसकी बजाय? जो कॉमन मैन होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है, उसकी बजाय, ठीक है ना। ह्यूमन नेचर से कहीं ज्यादा बढ़ करके उसे सामना करना पड़ता है प्यारे बच्चों, विषम परिस्थितियों का गरीब आदमी को, और उसे फ्लैश एंड ब्लड कहा जाता है, ठीक है ना। लास्ट कम इन हैंडी, और कम इन हैंडी होता है प्यारे बच्चों टू बी यूजफुल। टू बी यूजफुल, ये आज की क्लास का लास्ट इडियम था। जैसे मैं कहूँ, अगर आप शिमला की साइड, कहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की साइड कहीं घूमने जा रहे हो, वहां पे ठंड ज्यादा है, मैं कहता हूँ टेक सम वुलन क्लॉथ्स, कुछ गर्म कपड़े लेना। दे मे कम इन हैंडी, इसका मतलब वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो भी यूजफुल हो सकते हैं, वहां पे वो भी डाले जा सकते हैं, बढ़िया रहेगा। इन चीजों को भी साथ में ले लो। कम इन हैंडी का मतलब होता है टू बी यूजफुल, मददगार होना या फिर उपयोगी साबित होना होता है कम इन हैंडी। प्यारे बच्चों, ये थी मेरी इडियम्स और फ्रेजेस की 16 नंबर क्लास थी, ठीक है। इससे पहले मैं 15 क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इंग्लिश बाय संदीप सारण के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।